Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 7th March 2022 and today's important questions for upcoming nursing recruitment exams are: first question, first cervical vertebrae. आपको फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को किस नाम से जानते हैं इसे बताना है। द आंसर इज एटलस। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को हम एटलस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे किस नाम से जाना जाता है? इट इज कॉल्ड एक्सिस। हमारा जो पहला और दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रे है वो एटलस और एक्सिस नाम से जाना जाता है। ये हमारी नेक के यस नो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। नेक्स्ट, ब्रेस्ट बोन। किस बोन को आप ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं? इट इज स्टर्नम। हमारे चेस्ट में बीचों बीच पाई जाने वाली बोन स्टर्नम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्कल बोन्स। हमारे स्कल में कुल कितनी बोन्स होती हैं? इट इज 22 बोन्स। स्कल का निर्माण फेशियल बोन्स और क्रेनियल बोन्स के द्वारा होता है। फेशियल बोन्स 14 होती हैं और क्रेनियल बोन्स होती हैं 8। अगर आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो आएगा 22। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। हमारे शरीर में प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? द राइट आंसर इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है और अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो ओवरऑल पूरी बॉडी में एडिमा डेवलप होने लगती है। एसाइटिस जैसी कंडीशन भी इसकी डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। एल्ब्यूमिन का काम है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना और अगर एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होती है तो ऑनकोटिक प्रेशर डिस्टर्ब होता है और जो ब्लड वेसल्स का फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर टिश्यूज के बीच में जाकर एक्यूमुलेट होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग एन इंट्रावीनस डोज ऑफ मेथोकार्बेमोल to a client with multiple sclerosis. For which adverse effect should the nurse monitor? एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज से सफरिंग पर्सन में ट्रीटमेंट के लिए मेथोकार्बेमोल ड्रग एडमिनिस्टर की जा रही है। इस ड्रग से कौन सा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है ये आपको बताना है। टैकीकार्डिया, रैपिड पल्स, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया जैसे एडवर्स इफेक्ट डेवलप हो सकते हैं। जब भी आप किसी पर्सन को मेथाकार्बोमोल इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर करते हैं तो इससे पेशेंट में हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया जैसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं और हमें इन्हें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए।
नेक्स्ट है शेप ऑफ आरबीसी। रेड ब्लड कार्पसल्स का शेप कैसा होता है? द राइट आंसर इज बाइकॉनकेव। देखिएगा, जो आरबीसी है उसको अगर आप साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से डंबल लाइक दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ आई लेंस। हमारे आईज का जो लेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इट इज बाइकॉन्वेक्स। आई लेंस बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर वाला होता है। नेक्स्ट, साइज ऑफ आरबीसी। इट इज अराउंड 7 माइक्रोन। आरबीसी का साइज 7 माइक्रोन के लगभग होता है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल के फॉर्मेशन को आप किस नाम से जानते हैं? यह प्रोसेस क्या कहलाता है? द राइट आंसर इज इट इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। ब्लड सेल फॉर्मेशन को हम हेमेटोपोइसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। ब्लड सेल के फॉर्मेशन को तो आपने बता दिया कि क्या कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी के फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है तो आप क्या बताएंगे? ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों को ही इंक्लूड किया जाता है। आरबीसी के फॉर्मेशन को हम इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? इट इज ओ। ओ ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोसाइट फाउंड इन द मोस्ट अबंडेंट नंबर। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी टाइप कौन सा है? द राइट आंसर इज न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज्यादा नंबर में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी सेल टाइप है न्यूट्रोफिल्स। आरबीसी को आप और किस नाम से जानते हैं? अभी हमने इसका आंसर बताया था आपको। आरबीसी ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी ऑल्सो नोन एज। डब्ल्यूबीसी को आप और किस नाम से जानते हैं? इट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स को आप किस नाम से और जानते हैं? यस, इट इज थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनमें से क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 का नाम आपको बताना है। इट इज कॉल्ड फिब्रिनोजन। इट इज फिब्रिनोजन। नेक्स्ट, विटामिन हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है? यस, इट इज विटामिन के। विटामिन के
4 इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन करता है, सो इट इज हेल्पफुल इन क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमा which irritates the mucosal lining and stimulates peristalsis। आपको उस एनीमा टाइप को सेलेक्ट करना है जो कि म्यूकोजल लाइनिंग को इरिटेट करता है, स्टिमुलेट करता है फॉर द पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। ऑप्शन ए ऑयल एनीमा, ऑप्शन बी पुर्गेटिव एनीमा, ऑप्शन सी कार्मिनेटिव एनीमा, ऑप्शन डी एस्ट्रीजेंट एनीमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए जो एनीमा हम इस्तेमाल करते हैं वो है पुर्गेटिव एनीमा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वह मूवमेंट है इंटेस्टाइन की जिसके द्वारा इंटेस्टाइन में फूड आगे की तरफ मूव कर पाता है। नेक्स्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की आउटर मोस्ट लेयर का नाम बताना है आपको। इट इज कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ब्लड वेसल की सबसे बाहर वाली कवरिंग है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आपको उस मूवमेंट का नाम बताना है जिसमें गैसियस पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा गैसियस मॉलिक्यूल्स जिस जगह पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से कम कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह की तरफ मूव करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पिछले क्वेश्चन में हमने गैसियस सब्सटेंस की हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को जाना था, लेकिन यहाँ पर वाटर की बात किया जा रहा है। वाटर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, शिफ्ट करता है। ये मूवमेंट क्या कहलाती है? बेसिक बट इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, वाल्व फाउंड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वाल्व पाया जाता है? इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व। इसे आप राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पर 3 कस्प होते हैं। नेक्स्ट, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की मिडिल लेयर को आप किस नाम से जानते हैं? द राइट आंसर इज मायोकार्डियम। हार्ट की मिडिल लेयर जो कि मस्कुलर लेयर होती है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल होती है, मायोकार्डियम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, कवरिंग दैट कवर्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कुछ मेम्ब्रेन्स कवर करती हैं, कुछ लेयर्स कवर करती हैं। इन्हें आप किस नाम से जानते हैं? यस, इट इज कॉल्ड मेनिंजेस। इन्हें मेनिंजियल लेयर के नाम से भी जानते हैं। इसे याद रखने के लिए आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसे आप ड्यूरा मैटर के नाम से जानते हैं। मिडिल मेनिंजेस को एरेक्नॉइड मैटर
और सबसे अंदर वाली को पाइया मैटर। अगर इन लेयर्स में मेनिंजेस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन मेनिंजाइटिस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आपको बताना है पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे कहते हैं। पेसमेकर हार्ट की वह स्ट्रक्चर है जो इसमें इम्पल्स जनरेट करवाता है, जिसके कारण हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन जैसी मूवमेंट हो पाती है। द राइट आंसर इज ऐसे नोड। साइनोएट्रियल नोड को हम हार्ट का पेसमेकर या नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल। हार्ट के एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना समय लगता है? इट इज 0.1 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल की ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट कार्डियक साइकिल। पूरे कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन आपको बतानी है। प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज 0.8 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनीमा टॉपिक। एनीमा विच कॉन्ट्रैक्ट्स द टिश्यू, ब्लड वेसल, चेक ब्लीडिंग एंड इन्फ्लामेशन इज। आपको उस एनीमा के प्रकार का नाम बताना है जो कि किसी पर्सन में हो रही ब्लीडिंग को रोकने, इन्फ्लामेशन को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑयल एनीमा, पुर्गेटिव एनीमा, कार्मिनेटिव एनीमा या फिर एस्ट्रीजेंट एनीमा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एस्ट्रीजिएंट एनीमा। ऐसा एनीमा टाइप है जो कि ब्लीडिंग को रोकने और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, पॉइंट एट विच नर्व इम्पल्सेस पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। उस पॉइंट का नाम आपको बताना है जिससे होते हुए इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। यस, इट इज कॉल्ड साइनैप्स। नेक्स्ट, रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीशन। सीएसएफ सिक्रीशन की रेट आपको बतानी है। इट इज 0.5 ml पर मिनट। एक मिनट में आधा ml CSF सिक्रीट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल वॉल्यूम कितना होता है CSF का, तो आप बताएंगे कि 125 ml। 0.5 ml पर मिनट की रेट से CSF का निर्माण होता है और एक्चुअल किसी टाइम में ब्रेन में कितना CSF मौजूद है ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 125 ml के आसपास एक समय में CSF होता है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया किस जगह पर सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है? यस, इट इज फाउंड इन टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब वाले एरिया के अंदर ऑडिटरी एरिया लोकेटेड होता है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी एरिया। ऑल्फैक्टरी एरिया जिससे आप स्मेल को स्मेल करते हैं, स्मेल फील करते हैं, वो एरिया या वो सेंटर कहाँ पर लोकेटेड होता है? इट इज ऑल्सो लोकेटेड इनटू द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब के अंदर ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी दोनों एरियाज पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ प्राइमरी मोटार एरिया। प्राइमरी मोटार एरिया की लोकेशन आपको बतानी है।
प्रीवियस एग्जाम में इसे रिसेंटली पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑफ प्राइमरी मोटार एरियाज द राइट आंसर इज इट इज फाउंड इन फ्रंटल लोब। हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब में प्राइमरी मोटार एरिया लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ विजुअल एरिया। इट इज फाउंड इन ऑक्सीपिटल लोब। हमारे ब्रेन के सबसे पीछे वाले लोब, जिसे ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, वहीं पर विजुअल एरिया पाया जाता है। विजुअल एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ एपेटाइट सेंटर। हमें भूख का अनुभव करवाने वाले एपेटाइट सेंटर की लोकेशन बतानी है आपको। इट इज लोकेटेड इनटू हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ कफिंग। कफिंग के लिए, खांसी के लिए जो रिफ्लेक्स सेंटर होता है वो किस जगह पर पाया जाता है? इट इज फाउंड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mother has recently been informed that her children has Down syndrome. You will be assigned to care for the child at shift change. Which of the following characteristic is not associated with Down syndrome? एज अ नर्स आपको ये बताना है कि डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए, सीमियन क्रीज। ऑप्शन बी, ब्रैकीसिफेली। ऑप्शन सी, ऑयली स्किन। ऑप्शन डी, हाइपोटोनिसिटी। कौन सी फाइंडिंग डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में नहीं देखने को मिलेगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर ऑयली स्किन नहीं होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। द स्किन वुड बी ड्राई, नॉट ऑयली। डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट की स्किन जो होगी हमेशा आपको ड्राई मिलेगी। Simian crease is an older name for a condition now more commonly called single transverse palmar crease or STPC. It refers to the single crease across the palm of hand. Simply कहें तो डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन के हाथ में सिर्फ एक ही सीधी लकीर होती है, एक ही रेखा होती है, सिंगल पाल्मर क्रीज होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, प्रीवियस एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी गया है। ब्रैकीसिफेली इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लैटेंड एरिया एट नेक ऑफ द स्कल। ब्रैकीसिफेली का मतलब है कि किसी भी पर्सन की जो नेक होती है उसकी लंबाई का कम होना। मान लीजिए ये नॉर्मल पर्सन की नेक है, यहाँ पर लंबाई है जो कि चेस्ट एरिया को हेड एरिया या स्कल एरिया से अलग करती है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर जो नेक होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। लंबा फ्लैट उसका चेहरा होगा और उसकी जो गर्दन होगी वो बिल्कुल कम लंबाई की होगी। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल चेस्ट वाली एरिया के करीब ही है। इन फाइंडिंग या पर्सन की अपीयरेंस को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। Brachycephaly is an infant skull deformity characterized by shortened anterior-posterior skull length and widened biparietal diameter. Brachycephaly exactly infant skull deformity के नाम से जानी जाती है, जिसमें एंटीरो पोस्टीरियर स्कल की लेंथ जो होती है
वो कम होती है और बाईपैराइटल डायमीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है। आप कह सकते हैं बच्चे का जो सर होगा वो तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होगा, ये बाईपैराइटल डायमीटर तो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है ये जो है ये काफ़ी कम होगा। इस प्रकार से बच्चे का चेहरा चौड़ा और चपटा दिखाई देगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई आपको बतानी है। इट इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्पाइनल कॉर्ड 45 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस की लार्जेस्ट ब्रांच आपको बतानी है। यस, इट इज रेडियल नर्व। ब्रेकियल प्लेक्सस की सबसे लंबी ब्रांच, सबसे लंबी नर्व है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व आपके अपर लिम्ब में हाथ के अंदर अंगूठे की तरफ वाली होती है। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसे आप और किस नाम से जानते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपके ईयर्स में पाई जाती है। इट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, स्टिकी मटेरियल फाउंड इन ऑडिटरी कैनाल। हमारी जो ऑडिटरी कैनाल है यानी कान की जो कैनाल एरिया है इसमें एक स्टिकी मटेरियल पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, इसे आप किस नाम से जानते हैं? इट इज कॉल्ड सिरुमेन। ईयर कैनाल में स्टिकी मटेरियल पाया जाता है, इसे हम सिरुमेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, नेम ऑल ऑडिटरी ऑसिकल्स। सभी ऑडिटरी ऑसिकल्स का नाम आपको बताना है। टोटल 3 टाइप की बोन्स पाई जाती हैं आपकी ईयर में, इनका नाम बताना है। यस, इट इज मेलियस इंकस स्टेपिस। इसे याद रखने के लिए आप MIS मिस वर्ड को याद रख सकते हैं। M फॉर मेलियस ये हैमर शेप्ड बोन होती है, I फॉर इंकस और S फॉर स्टेपिस ये शरीर की सबसे छोटी बोन होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। हैमर शेप्ड ऑसिकल या हैमर शेप्ड बोन है मेलियस। नेक्स्ट, ऑर्गन विच मेंटेन बॉडी बैलेंस एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कौन सा ऑर्गन बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है? इट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स। नेक्स्ट, इनर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल ऑफ आई। आईज के अंदर सबसे अंदर वाली लेयर क्या कहलाती है? इट इज कॉल्ड रेटिना। हमारे आईज के अंदर जो ये लेयर है इसे आप रेटिना के नाम से जानते हैं और यहीं पर इमेज बनती है। स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। रेटिना के अंदर उस पार्ट को आपको नाम बताना है जहां से ऑप्टिक नर्व आई से बाहर निकलती है। ऑप्टिक नर्व यहां से निकलकर ब्रेन तक पहुंचती है और ये एरिया कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है ब्लाइंड एरिया। इस पॉइंट को हम ब्लाइंड एरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा बनाया जाता है?
The right answer is growth hormone. ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा सिक्रीट होने वाला सबसे बड़ा हार्मोन है. क्वेश्चन नंबर 18. A nurse is changing the central line dressing for a client receiving TPN. She notes that the catheter insertion site appears reddened. The nurse next assess which of the following. किसी क्लाइंट में सेंट्रल लाइन लगी हुई है और उसे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी दी जा रही है. इस पर्सन में केयर के दौरान आप देखते हैं कि कैथेटर इंसर्शन साइट पर लाल हो रखी है, यानी वहाँ पर रेडनेस है, रेडेंड एरिया है. तो इस फाइंडिंग के देखने के बाद तुरंत आपका अगला स्टेप क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा. ऑप्शन ए, टाइटनेस ऑफ ट्यूबिंग कनेक्शन. हम ट्यूब के कनेक्शन को टाइट कर देंगे. क्लाइंट का टेम्परेचर चेक करेंगे. बैग में एक्सपायरी डेट क्या है उसे चेक करेंगे, या फिर लास्ट कब ड्रेसिंग चेंज की गई थी उस डेट को पता करेंगे. कैथेटर इंसर्शन साइट के आसपास रेडनेस होने पर सबसे पहला अगला एक्शन क्या होगा. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. यहां पर हम क्लाइंट का टेम्परेचर चेक करेंगे. अगर कैथेटर इंसर्शन साइट पर रेडनेस है तो हो सकता है कि वहां पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, और इन्फेक्शन के कारण पर्सन की बॉडी टेम्परेचर का बड़ा होना स्वाभाविक है. तो हम पहले सबसे बॉडी टेम्परेचर का असेसमेंट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वास्तव में वहाँ किसी प्रकार का इन्फेक्शन है या किसी और कारण की वजह से वहाँ पर रेडनेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अनदर नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को रोकने वाले हार्मोन को आप किस नाम से जानते हैं. It is called somatostatin. ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोस्टैटिन. नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन. मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या कहलाता है. इट इज कॉल्ड लैक्टेशन. इसे हम लैक्टेशन के नाम से जानते हैं. प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ. चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है. इट इज कॉल्ड पार्चुरेशन. इट इज कॉल्ड पार्चुरेशन. Next, hormones secreted by posterior pituitary gland. posterior pituitary gland द्वारा कौन से हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है. The right answer is ADH and oxytocin. याद रखिएगा, हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इन दोनों हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करती है. एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में होता है. हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन बनकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर स्टोर हो जाते हैं, और जब बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है यहां से इन्हें सिक्रीट किया जाता है. नेक्स्ट, बीन शेप्ड वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी. बीन शेप्ड वाइटल ऑर्गन का नाम बताना है आपको. यस, इट इज किडनी. बीन शेप्ड वाइटल ऑर्गन का एग्जाम्पल है किडनी. नेक्स्ट, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस वेट. नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट आपको बताना है.
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया है। द राइट आंसर इज 60 ग्राम्स। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका वजन करीबन 60 ग्राम है, और अगर टर्म पर इसका वेट पूछ लिया जाए, टर्म प्रेगनेंसी पर यह अराउंड 1 kg के आसपास होता है। नेक्स्ट, बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तितली के आकार वाली एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम आपको बताना है। द राइट आंसर इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में पाई जाने वाली एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A patient has recently experienced a myocardial infarction within last 4 hours. Which of the following medication would most likely to be administered? अगर किसी क्लाइंट को 4 घंटे पहले हार्ट अटैक आया हो तो इस सिचुएशन में कौन सी मेडिसिन उसे एडमिनिस्टर की जा सकती है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकाइनेज, एट्रोपिन, एसिटामिनोफेन या फिर काउमेडिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकाइनेज is a clot busting drug and the best choice in this situation. अगर किसी क्लाइंट को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है तो इस अटैक के आने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर यदि आप स्ट्रेप्टोकाइनेस का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ये इफ़ेक्टिव मानी जाती है। 6 आवर्स के बाद इसका इतना इफ़ेक्टिवनेस नहीं होता। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकाइनेस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड कितनी होती हैं संख्या में, ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज 4। हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड होती है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है, इसके पोल्स पर पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती हैं। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की कुल संख्या आपको बतानी है। एड्रिनल ग्लैंड संख्या में 2 होती हैं और इन्हें सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हमारी किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, और इसका काम है बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल हार्मोन्स का सिक्रीशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन के निर्माण हेतु कौन सा इसेंशियल कंपोनेंट होता है? द राइट आंसर इज आयोडीन। अगर कोई पर्सन आयोडीन नहीं ले रहा है डाइट के अंदर तो उसमें थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा और उस पर्सन का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ T4 हार्मोन। T4 हार्मोन को आप और किस नाम से जानते हैं? इट इज कॉल्ड थायरॉक्सिन। इसे आप थायरॉक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन के नाम से भी जानते हैं। अनदर नेम ऑफ T3 हार्मोन, इट इज कॉल्ड ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन। प्रीवियस एग्जाम में इन्हें पूछा गया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन।
एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा होता है? इट इज कॉल्ड कॉर्टिसोल। इसे कई बार आप शुगर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाला मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बताना है आपको। इट इज एल्डोस्टेरोन। इसे हम साल्ट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम बताना है आपको। इट इज कॉल्ड एड्रिनलिन। एपिनेफ्रिन को हम एड्रिनलिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड इज परफॉर्म्ड इन विच डायरेक्शन? सर्जिकल वुंड को यदि आप क्लीन करते हैं तो उसमें क्लीनिंग डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, डिवाइड द वुंड इक्वल हाफ एंड क्लीन ईच हाफ, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सर्जरी के द्वारा बनाए गए घाव को साफ करते समय आपको कौन सा डायरेक्शन यूज करना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिएगा, जब भी किसी जगह पर आप क्लीनिंग करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए लेस क्लीन एरिया से, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लेस कंटेमिनेटेड एरिया से मोर कंटेमिनेटेड एरिया की तरफ जाया जाए। जैसे मान लीजिए सर्जिकल वुंड है, उसे आपको क्लीन करना है तो हमेशा सेंटर से पेरिफेरी की तरफ आप क्लीन करते हुए जाएंगे, यानी कि घाव के बीच वाली जगह को हम ज़्यादा साफ सतह मानते हैं एज कंपेयर टू द पेरिफेरी और आउटर एरिया। तो हम सर्जिकल वुंड को क्लीन करते समय इनर टू आउटर डायरेक्शन में क्लीन करते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोई और वुंड है, कोई और घाव है, चोट है, तो उसकी क्लीनिंग कैसे होगी, तो उसके अंदर हम पेरिफेरी को तो क्लीन एरिया मानते हैं और सेंटर को मोर कंटेमिनेटेड मानते हैं, तो उसकी डायरेक्शन आउटर टू इनर साइड होगी। ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन। नॉरएपिनेफ्रिन को आप और किस नाम से जानते हैं? यस, यू आर राइट, इट इज कॉल्ड नॉरएड्रेनालिन। नेक्स्ट, which gland is responsible for fight and flight response? करो या मरो वाली स्थिति में कौन सा हार्मोन आपकी हेल्प करता है? इट इज कॉल्ड एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। Which gland act as both endocrine and exocrine? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है। उस शरीर की उस एकमात्र ग्लैंड का नाम आपको बताना है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड की तरह फंक्शन परफॉर्म करती है। द राइट आंसर इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शन होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वह ग्लैंड होती हैं जो कि अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर करती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो कि अपने सिक्रीशंस को टारगेट ऑर्गन तक डक्ट के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कर रही थी कि इन्होंने अपने हार्मोन्स को बनाया और
डायरेक्टली ब्लड में गिरा दिया, अब ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं कि ये डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं, इनमें पाइपलाइन जुड़ी होती है। ये ग्लैंड अपने सिक्रीशंस को इन पाइपलाइन के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और पैंक्रियाज हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह परफॉर्म करती है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इज नोन एज। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, स्पेशली लीवर के अंदर। और जब शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है तब लीवर वापस इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। अब मान लीजिए बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और ग्लाइकोजन लीवर के अंदर स्टोर पड़ा है। अब इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर फ्रॉम प्रोटीन एट फैट। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण प्रोटीन और फैट के द्वारा होता है तो इस प्रोसेस को आप किस नाम से जानते हैं? इट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसे आप ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लाइक प्रोटीन एंड फैट नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछी गई हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में कई बार ऐसे बेसिक क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर आपको दिला सकते हैं। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ सी शेप्ड रिंग्स इन ट्रैकिया। ट्रैकिया में पाई जाने वाली सी शेप्ड रिंग्स की कुल संख्या आपको बतानी है। यस, इट इज 16 to 20। ट्रेकिया यानी विंड पाइप, इसमें सी शेप्ड स्ट्रक्चर के ये रिंग्स पाई जाती हैं, छल्ले पाए जाते हैं जो कि ट्रेकिया की स्ट्रक्चर को मेंटेन्ड रखते हैं और इनकी कुल संख्या लगभग 16 से 20 के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while assessing the cranial nerve of patient, the nurse asked the patient to raise eyebrow, smile, show teeth. The nurse is examining which cranial nerve? किसी पर्सन में आप क्रेनियल नर्व्स का एग्जामिनेशन कर रहे हैं और आप इस पर्सन से कहते हैं कि आप अपनी आईब्रोज को अप करिए, स्माइल कीजिए, अपने टीथ शो करिए। ऐसा कह के हम कौन सी क्रेनियल नर्व का असेसमेंट कर रहे हैं? वेगस, ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी या फेशियल? The right answer is option D, it is facial. इन सभी मूवमेंट्स के द्वारा पर्सन की फेशियल नर्व फंक्शनिंग है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर विच सेपरेट्स द thoracic कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? इट इज कॉल्ड डायफ्राम।
हमारी थोरेसिक कैविटी जहाँ पर थोरेसिक केज के अंदर लंग्स पाए जाते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी जिसमें एब्डोमेन ऑर्गन्स होते हैं लाइक इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, इन दोनों एरियाज को एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर सेपरेट करती है। इसे हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं। डायफ्राम रेस्पिरेशन के लिए भी हेल्पफुल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ कटिंग टीथ। उन दांतों का नाम आपको बताना है जो कि फूड सब्सटेंस को कट करने में काम आते हैं। इट इज इंसीजर एंड कैनाइन। इंसीजर एंड कैनाइन बोथ आर द कटिंग टीथ्स। इसके साथ ही ग्राइंडिंग टीथ कौन से होते हैं, इनका भी नाम आपको बताना है। ग्राइंडिंग टीथ का मतलब है खाना या फूड को चबाने वाले दांत, पीसने वाले दांत। एग्जाम्पल है मोलार एंड प्रीमोलार। कुल 4 ही प्रकार के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलार, प्रीमोलार। इंसीजर टीथ जो है बच्चों में आने वाला सबसे पहला टीथ होता है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रीटेड पर डे। हर दिन कितना सलाइवा सिक्रीट किया जाता है? द राइट आंसर इज 1500 ml। लगभग 1.5 लीटर सलाइवा हर दिन सिक्रीट होता है। नेक्स्ट, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा यानी लार, और लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, इसे आपको बताना है। इट इज टाइलिन। सलाइवा में फूड डाइजेशन के लिए पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस की कुल लंबाई आपको बतानी है। द राइट आंसर इज 10 इंचेस और 25 सेंटीमीटर। 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर का होता है, तो आप कह सकते हैं कि ईसोफेगस 10 इंच या 25 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर है। ईसोफेगस माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का काम करती है। ये एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसे आप फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रिकॉशन should the nurse implement to protect from being exposed to any hepatitis virus? किसी हेपेटाइटिस वायरस से एक्सपोजर ना हो जाए, इस चीज़ से प्रिवेंशन हेतु प्रिकॉशन वाइज हम कौन सा सब्सटेंस या लेवल टाइप ऑफ प्रिकॉशन यूज़ करते हैं? एयरबॉर्न प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन या एक्सपोजर प्रिकॉशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कुल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। इनमें हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा रिमेनिंग सभी बॉडी सिक्रीशंस और ब्लड द्वारा ट्रांसमिट होने वाले हेपेटाइटिस टाइप है। हेपेटाइटिस एक बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है जो कि लीवर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हम किन्हें इंक्लूड करते हैं, तो आप बताएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर हम हैंड हाइजीन का ख्याल रखते हैं, यानी पेशेंट को असेस करने से पहले, टच करने से पहले हम अपने हाथों को क्लीन करते हैं, और पेशेंट को ट्रीटमेंट या असेस करने के बाद फिर से हैंड हाइजीन या हाथों की साफ सफाई की जाती है। यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एग्जाम्पल ग्लव्स, मास्क, आई वियर। हम
पीपीई किट पहनते हैं जिसमें ग्लव, मास्क, आईवीआर आदि इंक्लूडेड होते हैं। रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफिंग एटिक्यूटी, पर्सन की ड्रॉपलेट्स हम तक ना पहुंच जाए इसके लिए रेस्पिरेशन प्रिकॉशन रखा जाता है। शार्प सेफ्टी, इंजीनियरिंग एंड वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल्स। नेक्स्ट आता है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस, दैट इज असेप्टिक टेक्निक फॉर पेरेंट्रल मेडिकेशन। हम इंजेक्शन प्रैक्टिस को सेफ बनाकर रखते हैं जिसमें हम असेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस, हम कभी भी हेपेटाइटिस पेशेंट्स के द्वारा यूज किए इक्विपमेंट को दूसरे पेशेंट में बिना स्टेराइल किए इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर स्टेराइल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी होता है। कई बार हॉस्पिटल में HbA1 HbSG पॉजिटिव जो हेपेटाइटिस के केसेस होते हैं उनमें अगर सर्जरी या ट्रीटमेंट किया जाता है तो उनके लिए पूरा इक्विपमेंट ही नया मंगाया जाता है और उसे एक बार यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है। क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड एनवायरनमेंट सरफेस, हमेशा क्लीन एरिया, एनवायरनमेंट और सरफेस को मेंटेन करना होता है। ये सभी पॉइंट्स स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है ये आपको बताना है। द राइट आंसर इज ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम, उसके बाद आता है जेजुनम और फिर आता है इलियम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।